गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 का विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, विज्ञान का तीसरा पाठ है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इससे पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पाठ कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में भी उनके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। तो आज की ये आपका पार्ट 3 का पार्ट 1 है। हम इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके पाठ को पढ़ेंगे ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ साथ मैं पाठ से संबंधित प्रश्न साथ के साथ ही कराता रहूँगा, आप उनको अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होते हैं, पदार्थ की आणविक संरचना, तत्व एवं यौगिक किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ तत्वों के प्रतीक। तो इस पाठ को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और रसायन में तत्व और उसके प्रतीक के बारे में जानेंगे। तो पहला आपका है कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ से मतलब है कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई कुर्सी हो, मेज हो, कोई भी हो। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। कोई भी चीज़ वो स्थान घेरेगी और उसमें भार होगा, चाहे वो हवाई क्यों ना हो। मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर देंगे तो वो भी स्थान घेरेगी, तथा जिसका ज्ञान, और उसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ वह स्थान है जो वह पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, पहली बात। तो दूसरा, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। अब आती है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, यानी पदार्थ मिलकर किससे बना है, सबसे छोटी चीज क्या है। यानी पदार्थ जो होता है अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। या तो उसे परमाणु कहेंगे या अणु कहेंगे। अब परमाणु और अणु में भी अंतर है। परमाणु क्या होता है, परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, बहुत छोटा, सबसे छोटा, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और सबसे छोटा कण है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। यानी 2 परमाणु मिलेंगे तो परमाणुओं से मिलकर बन जाएगा अणु। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। और लेकिन अणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यही फर्क है परमाणु और अणु में। परमाणु छोटा, अणु उससे बड़ा, यानी कि 2-3 परमाणु मिलके अणु बन जाते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु रह सकता है। और उसमें अणु में पदार्थ के सभी गुणधर्म होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा परमाणु और अणु। तो अब प्रश्न आता है आपका, परमाणु किसे कहते हैं। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, परमाणु के अवयवी कणों के नाम। यानी परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं। सबसे छोटा परमाणु होता है, लेकिन उसके अंदर भी 3 कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु किसे कहते हैं। यानी परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक परमाणु हाइड्रोजन का मिला, फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु मिला, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर H2 का एक अणु बना दिया। अक्रिय गैसों को छोड़कर ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यानी कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेगा। तो ये आपको 3 प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। यानी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये आपने 6 में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली, ठोस, द्रव एवं गैस। यानी कि जो भी पदार्थ आपके सामने नजर आ रहा है, या तो वो ठोस होगा, या वो गैस होगा, या वो द्रव होगा। 3 ही अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास पानी है, अगर आप उसे गर्म कर लेंगे, पानी क्या होता है, द्रव होता है। द्रव को अगर गर्म कर देंगे तो गैस में बन जाएगा।
और अगर आप गैस को ठंडा कर देंगे तो द्रव बन जाएगा, और आप अगर उसे फ्रिज में रख देंगे पानी को तो वो ठोस बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस में बदल जाएगा। पदार्थ का विभिन्न परमाणुओं में पाए जाने का मुख्य कारण क्या होता है? पदार्थ के कणों की अवस्था, यानी कि उनकी व्यवस्था की वजह से वे अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अगर व्यवस्था किस तरह की है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात आती है ठोस की। ठोस किसे कहते हैं? यानी पदार्थ की ठोस अवस्था में कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान कहते हैं उस स्थान जगह को, दोनों के बीच के स्थान कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, जिसकी वजह से वे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये देखिए इस तरह से ठोस के कण होते हैं, उनके बीच में जो अणुक स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, इस वजह से ये सॉलिड होते हैं। अब बात आती है द्रव की। द्रव पदार्थ का द्रव अवस्था में कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा अगर ठोस से तुलना की जाए तो अणु जो होते हैं अधिक दूरी पे होते हैं, यानी कि उनके बीच में स्पेस होता है, जिस कारण उनके बीच आंतरिक अणु स्थान यानी दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। यानी गैस द्रव जो होता है अगर उसकी तुलना हम ठोस से करें तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। जैसे आपको देखो द्रव के कणु आपको दिख रहे हैं, इसमें इनके बीच में स्पेस है, जबकि ठोस के बीच में स्पेस नहीं था। अब आती है बात गैस की। गैस क्या होता है? पदार्थ की गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर, उनके बीच में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए गैस के कण, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर हम तीनों की तुलना करें तो तीनों में आपको देख के अंतर पता चल जाएगा। ठोस में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, द्रव में थोड़ी स्पेस ज़्यादा होता है, और गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसके प्रश्न बनते हैं आपके, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस, वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होता है वो कहलाता है आपका ठोस, जैसे मेज, कुर्सी, ईंट, अलमारी, चाकू, हंसिया। द्रव, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव की क्या खास बात होती है? ठोस तो जैसा आकार रहेगा और आयतन उसका उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपकी ये गेंद है तो गेंद का गेंद ही रहेगी और उसका वजन भी उतना ही रहेगा जितनी गेंद है। लेकिन द्रव की खास बात क्या होती है? उनका आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में रखेंगे उसी के जैसे में बन जाएगा। माने आपने 1 लीटर पानी लिया, पहले अपने लीटर में रखा था, फिर आपने उसे प्रांत में रख दिया तो फिर प्रांत का शेप ले लेता है। आयतन निश्चित होता है, रहेगा वो 1 लीटर ही, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, तो उन्हें द्रव कहते हैं, जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। नेक्स्ट आता है आपका गैस, यानी वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते गैस कहलाते हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी गैस की खास बात क्या होती है? उनका आकार भी निश्चित नहीं होता। मान लीजिए आपने धूप बत्ती जलाई तो वो सारे कमरे में फैल जाएगी, ना तो उसका कोई आकार होगा कि वो किधर को चलेगी, किधर को चल देगी, तो उसका आकार कोई होता नहीं। इसी तरह से वो सारे कमरे में फैल जाती है, इनकी आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो तीनों में मेन यही अंतर है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, और गैस का दोनों ही निश्चित नहीं होते। ये आपका अंतर होता है। अब आती है पदार्थ की आणविक संरचना, यानी कि अणु कैसे कैसे होते हैं। पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। यानी जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में बल ज़्यादा होता है, एक दूसरे को टाइटली बांध के रखते हैं। 2 अणुओं के बीच लगने वाले इस वजह से इस बल को अंतराणुक बल कहते हैं। ये एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ये जो अणुओं को आपस में बांधे रखते हैं। ठोस अवस्था में ये बल सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस बल के कारण ठोस के अणु बंधे रहते हैं और ठोस पदार्थ की आयतन और आकार निश्चित होता है। देखिए ये ठोस है, इसके अणु जो हैं आपस में गुथे हुए हैं पूरे टाइटली, क्योंकि उनके बीच में बल बहुत है, इसी वजह से इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है द्रव के बारे में। द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात अंतर अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस के मुकाबले कम होता है। होता तो है लेकिन ठोस के मुकाबले कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। सीमा में तो रहेंगे वे, लेकिन वे गति कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। इससे क्या होता है? इनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन इनका निश्चित होता है,
यानी कि आयतन तो इनका निश्चित रहेगा, एक सीमा में रहेंगे, गति कर लेंगे, इसलिए आकार इनका निश्चित नहीं होता। ये गैस के अणु है। देखिए इनमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है तो इसके लिए इनके बीच में बल ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है गैस के अणुओं के बीच दूरी ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेती है। ये गैस के अणु है, दूर दूर है तो इनकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता। अब आप तीनों का अंतर देखेंगे तो तीनों को देखकर आपको चल जाएगा कि वे गुथे होते हैं तो उनके बीच में स्पेस द्रव में कुछ ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप प्रश्न करेंगे क्या कारण है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। तो क्या कारण है? द्रव पदार्थों में अणु दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती। एक प्रश्न और है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। जो जल से भरा हुआ यानी कि उसमें द्रव है और जो खाली है उसमें क्या है? गैस। यानी जल से भरा गिलास जल तथा गिलास के भार के कारण भारी होता है, जबकि खाली गिलास केवल गिलास के भार के कारण हल्का होता है, उसमें थोड़ी सी गैस होती है, उसमें इतना भार नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब कोई इत्र की बोतल यानी कि सेंट की बोतल खोलते हैं तो उसकी गंध सारे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इत्र के अणु के होते हैं गैस अवस्था में होते हैं और वे खोलने के पर एकदम से सारे कमरे में फैल जाते हैं क्योंकि उसका आयतन निश्चित नहीं होता। ये प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहेंगे। तत्व कहलाता है यानी कि एक मूल चीज़, यानी कि हम जैसे सोडियम कह देंगे सोडियम तत्व, यानी कि उसका मूल चीज़ जिसे वो अलग नहीं किया जा सकता। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान हो और उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे या जितने भी अणु होंगे वे एक से होंगे, तत्व में अलग अलग नहीं होंगे। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी का अणु बना लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो दो परमाणु मिलकर एक एक अणु बना लेते हैं। कई ऐसे भी तत्व हैं जिनका एक अणु उसके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियोन आदि अक्रिय। जैसे आपको देख रखा है तत्व ए के अणु आपको दिखा रखे हैं, इसी तरह तत्व बी के मिला रखे हैं। अब आती है बात यौगिक क्या होता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिल जाता है और यौगिक तो बन जाता है आपका यौगिक। अब देखिए इसके अणु और इसके अणु, ए के और बी के अणु मिल गए तो देखो इसमें मिले हुए भी दिखा रखे हैं ए और बी के, तो ये इस तरह से बन जाएंगे। अब आती है बात यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, उनका अनुपात निश्चित होगा, यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलेगा तो जल का एक यौगिक बन जाएगा, जल का अणु बन जाएगा, उसे यौगिक कहेंगे। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, यानी कि उसके जो अवयवी तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके गुण अलग होंगे और यौगिक के गुण आपके अलग होंगे। तो इससे संबंधित आप प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? कैसे होता है? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे H2O, NaCl चीनी का है, इसमें C के 12, H के 22, O के 11 परमाणु मिलकर चीनी का एक यौगिक बना देते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रण का निर्माण किस प्रकार होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिल जाएं तो उसे मिश्रण कह देंगे। जैसे शरबत है, चीनी और जल आप किसी भी अनुपात में मिला लीजिए तो मिश्रण आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आता है रसायन की भाषा। बच्चों जिस तरह से हम गणित में जमा, नफी, गुणा, भाग इस तरह का चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बराबर का निशान लगा देंगे, बड़े का निशान लगा देंगे, छोटे का निशान लगा देंगे, त्रिभुज का एक अलग निशान होगा, चूंकि का अलग होगा, जैसे गणित में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी तरह से ही रसायन में भी हम
चिन्हों का प्रयोग करते हैं पूरे, जिससे कि सारे संसार में एक से चिन्ह हो। जैसे हाइड्रोजन है, पूरे संसार में उसे H ही कहेंगे, ऑक्सीजन है, पूरे संसार में उसे O ही कहेंगे। प्रतीक उन्हीं का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते बल्कि विज्ञान में भी करते हैं। अब तक 111 तत्व खोजे गए हैं और उनसे बने यौगिक खोजे गए हैं, इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको प्रतीक याद करने हैं और प्रतीकों का, तत्वों के प्रतीक का किसने बताया सबसे पहले? यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन ने सभी तत्वों के संकेत बनाकर रखने का, वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वृत्ताकार एक गोला सा बनाओ और उसमें इसका संकेत लिख दो। जैसे चांदी था उसके लिए S लिख दिया उसने, शीशा था उसके लिए L लिख दिया, सोना था उसके लिए G लिख दिया। तो इस तरह से उन्होंने प्रतीक बनाए। इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस, एक वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस, सबसे पहले सुझाव दिया तत्व के नाम। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं याद होगा, तत्व का नाम जो है उसका पहला अक्षर, जैसे सोडियम है, या कह रहे हैं सोडियम तो खैर दूसरा हो गया, सोडियम का नाम नेट्रियम होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पहला शब्द है O, तो ऑक्सीजन के लिए O प्रयोग कर लिया, पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। उसी प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, किंतु 100 वर्षों बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हो गई। उनकी बात मान ली गई कि जो भी नाम है उसका, उसके नाम का पहला शब्द उसका प्रतीक होगा। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, कार्बन का मतलब CARBON, तो पहला अक्षर ले लेंगे। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले अगर 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे तो उनके दो शब्द ले लेंगे, यानी पहला और उसका दूसरा ले लेंगे या लास्ट का ले लेंगे, लेकिन पहला बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा? छोटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला बड़ा होगा अक्षर और दूसरा छोटा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनकी लैटिन भाषा और कुछ तत्वों के प्रतीक जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में न होकर लैटिन भाषा में से लिए गए हैं। उनको मैं आपको टेबल के माध्यम से बताऊंगा। अब देखिए यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे बनता है? HYDROGN, तो इसमें शुरू का H ले लिया तो इसका प्रतीक बन गया H। कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का FN, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, हेलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, सिलिकॉन का Si। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको याद करेंगे। अब कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे सोडियम है, इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, तो इसका प्रतीक हो गया Na। इसी तरह कॉपर है, लैटिन नाम इसका क्यूप्रम है, तो इसका प्रतीक Cu हो गया। आयरन है, इसका लैटिन नाम फेरम है, तो Fe हो गया। पोटेशियम, इसका नाम है कैलियम, तो इसका प्रतीक हो गया K। सिल्वर, अर्जेंटम Ag, गोल्ड का ओरम Au और पारे का हाइड्रार्जिनम Hg। तो ये नाम भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करना है कि किस तत्व का लैटिन नाम क्या है और उसका प्रतीक क्या है। ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब कुछ प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया? तो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने। ये आप कर लेंगे। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व का नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए? ये बताया था जे बर्जीलियस ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी तत्व का संकेत किन किन सूचनाओं को व्यक्त किया करता है? एक तो तत्व का नाम बताएगा वो, और दूसरा तत्व का एक परमाणु बताएगा। जैसे H हाइड्रोजन तत्व को, हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग से क्या लाभ है? रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे पता चलता है कि अभिक्रिया के तत्व के कितने अणु और परमाणु सम्मिलित हैं। इस तरह से ये आपका पार्ट 1 पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट में बच्चों सभी प्रश्नों को आपको अपनी विज्ञान की कॉपी में करना है। धन्यवाद।